ये घटना तब हुई जब मैं 18 साल का था। अब मैं 22 का हूँ। मैं सैन एंटोनियो, टेक्सास में रहता हूँ। यह मेरे हाई स्कूल के आखिरी साल की बात है। उस समय कोविड ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया था और हर चीज बंद होने लगी थी, जिसमें मेरा स्कूल भी शामिल था। हालांकि सबको घर पर रहकर क्वारंटाइन में रहना था, मेरे दोस्त और मैं पहले से कहीं ज्यादा बाहर जाने लगे थे। चूंकि गैर आवश्यक व्यवसाय बंद थे, करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन एक बात मेरे बारे में है, मुझे शहरी खोजबीन और डरावनी जगहों की खोज करना बहुत पसंद है। आज भी मैं ये करता हूँ। मुझे आसानी से डर नहीं लगता। मेरे पास कुछ ऐसे अनुभव हैं जहाँ बेघर लोग, पंथ समूह और यहाँ तक कि मेरे ऊपर बंदूक तानने की घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो कुछ मैंने इस बार देखा, वो हर चीज से अलग और बहुत अजीब था। आगे बढ़ते हुए इस समय मैंने अपने हाई स्कूल की एक लड़की से बात करना शुरू किया था। उसका नाम क्लैरिसा था। अगर वो उस रात की घटना का मेरे साथ गवाह न होती तो शायद मेरे दोस्त मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। हम दोनों ने अभी डेटिंग शुरू ही की थी, लेकिन मैंने किसी तरह उसे राजी कर लिया कि वह रात 3 बजे मेरे साथ सैन एंटोनियो के एक प्राकृतिक पार्क की खोजबीन करने चले। ये पार्क ओपी शनाबेल कहलाता है। दिन में ये जगह काफी अच्छी, सुरक्षित और सुरम्य होती है, लेकिन रात में ये खतरनाक हो जाती है। रात को पुलिस अक्सर इसके प्रवेश द्वार पर गश्त करती है ताकि लोगों को अंदर जाने से रोका जा सके। 2016 में एक 24 वर्षीय महिला लॉरेन बम्प को बेरहमी से मार दिया गया था और 20 से अधिक बार चाकू से हमला किया गया था। और 2021 में एक लड़के को इन जंगलों में गोली मार दी गई थी। क्लैरिसा और मैं रात के 3 बजे पार्क पहुंचे। ये बहुत डरावना और पूरी तरह से अंधेरा था। पेड़ चांदनी को छिपाने में बेहद अच्छे थे। मुझे टॉर्च जलाना पसंद नहीं है क्योंकि इससे मेरी आंखें अंधेरे में समायोजित नहीं हो पाती और आप केवल वही देख पाते हैं जो टॉर्च की रोशनी में आता है। साथ ही मैं नहीं चाहता था कि मेरी रोशनी दूर से किसी को दिखे, इसलिए मैं इसे बंद ही रखना पसंद करता हूँ। हम मुख्य रास्ते पर 15-20 मिनट तक चलते रहे। मुझे ज्यादा देर वहाँ रुकने का इरादा नहीं था क्योंकि उस रात माहौल अजीब और असामान्य रूप से शांत था। मुझे एक रास्ता पता था जो मुख्य सड़क से हटकर जाता था और सीधे मेरे ट्रक की पार्किंग की ओर ले जाता था। मैंने क्लैरिसा से कहा कि हम इस रास्ते से जा सकते हैं ताकि पूरा चक्कर लगाने की जरूरत न हो। उसने सहमति दी और हम उस रास्ते पर चलने लगे। हम केवल 2 मिनट ही चले थे कि अचानक कहीं से बांसुरी की आवाज सुनाई दी। क्लैरिसा और मैं वहीं रुक गए और एक दूसरे की ओर देखते हुए ध्यान से सुनने लगे। जो भी इसे बजा रहा था वो किसी संगीत के टुकड़े को बहुत सटीकता से बजा रहा था। लेकिन यह आवाज सुनते ही मुझे जो अजीब और डरावना एहसास हुआ, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्लैरिसा डर के मारे कांपने लगी और रोने की कगार पर थी। उसने ईश्वर से क्षमा मांगनी और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी मुझे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। आवाज मुख्य रास्ते की दिशा से आ रही थी, जो हमारे समानांतर था। लेकिन यह आवाज न केवल साफ थी, बल्कि तेज और हमारे करीब होती जा रही थी। मैंने क्लैरिसा को कहा कि डरने की जरूरत नहीं है और उसे इस स्थिति से बाहर निकालने का वादा किया। मैंने सुझाव दिया कि हमें उस रास्ते पर दौड़ना चाहिए। हम भागने लगे, लेकिन तभी झाड़ियों और पत्तों की तेज आवाज हुई और कोई बड़ा प्राणी हमारे ठीक सामने से रास्ता पार कर गया। मैं नहीं जानता कि वो क्या था। शायद यह एक हिरण या कोई बड़ा जंगली जानवर हो सकता था। लेकिन यह घटना इतनी अजीब थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी बहुत बड़े आकार की चीज को महसूस किया हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने उसे आते हुए नहीं सुना और न ही जाते हुए। बस वो अचानक हमारे सामने से गुजरा और गायब हो गया। इस घटना के बाद हम तुरंत वापस उसी दिशा में भागे जहां से बांसुरी की आवाज आ रही थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, बांसुरी फिर से बजने लगी, मानो वो व्यक्ति हमारे लौटने का इंतजार कर रहा हो। इस बार बांसुरी की ध्वनि और भी ज्यादा तेज और लगभग चारों ओर गूंज रही थी। ये सब कुछ इतना डरावना था कि मैंने तुरंत क्लैरिसा से कहा कि हमें मुख्य रास्ते से वापस ट्रक की ओर भागना चाहिए। हमने दौड़ना शुरू किया और लगभग 20 मिनट की दूरी को 7-8 मिनट में तय कर लिया। रास्ते में एक पोर्टेबल शौचालय दिखा और मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसमें कोई छिपा हुआ तो नहीं। आखिरकार हम ट्रक तक पहुंचे। मेरी गाड़ी ही पार्किंग में अकेली थी। हमने वहां से तुरंत निकलने में कोई देरी नहीं की। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को ये घटना बताई। मैंने इंटरनेट पर भी काफी खोजा कि क्या किसी ने कभी ऐसा अनुभव किया है। कई लोगों के भूत, पंथ समूह या अजीब जानवरों से सामना हुआ है, लेकिन बांसुरी की इस रहस्यमयी धुन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मिला। आज तक मुझे नहीं पता कि वो कौन था जो बांसुरी बजा रहा था और वो क्या था जो हमारे सामने से गुजरा।
ये सब कुछ जितना डरावना था उतना ही अजीब भी। मैंने इसके बाद कभी उस जंगल में रात के समय जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मैंने और भी डरावनी जगहों की खोज की है, लेकिन ऐसा अनुभव फिर कभी नहीं हुआ। मैं अपने बॉयफ्रेंड मीका के साथ उसके घर में रहती हूँ। यह एक साधारण सा घर है जो एक अच्छे मोहल्ले में स्थित है, जहाँ हिंसक अपराध की घटनाएं बहुत कम होती हैं। साधारण से मेरा मतलब है कि यह उस क्षेत्र के अन्य घरों की तुलना में छोटा है, लेकिन फिर भी यह एक आकर्षक घर है। यह एक सिंगल फ्लोर का घर है जिसमें 3 बेडरूम, 2 बाथरूम और 1 बेसमेंट है। हमारा इलाका शांत है और हमें काफी प्राइवेसी मिलती है। हमारी गली में 8 घर है और सड़क के आखिरी हिस्से में एक छोटा सा जंगल है। पिछले साल अक्टूबर में एक वीकेंड पर मीका बैचलर पार्टी के लिए वेगास गया था और मुझे गुरुवार से सोमवार तक अकेले रहना पड़ा। शुक्रवार को ऑफिस के बाद मैंने अपनी कुछ गर्लफ्रेंड्स को वाइन नाइट के लिए बुलाया। हम लिविंग रूम में बैठकर डरावनी फिल्में देख रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। हम सब चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे, मानो पूछ रहे हो यह क्या था। रात के वक्त डरावनी फिल्म देखते हुए डोरबेल का बजना सरील लग रहा था। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन पोर्च नहीं दिख रहा था। दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी कांच की खिड़की है, तो मैंने उससे झांक कर देखा। हमारी ड्राइववे कारों से भरी हुई थी, यानी जो भी था उसे पता होना चाहिए था कि घर में लोग हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं वापस अपने दोस्तों के पास गई। हम सबने माना कि यह अजीब था, लेकिन हमने इसे शरारती बच्चों की डिंग डोंग डिचिंग मान लिया। बाद में जब सभी चली गई, तो मैं बिस्तर पर गई और जल्दी ही सो गई। लेकिन करीब 1 घंटे बाद मुझे डोरबेल की आवाज ने जगा दिया। इस बार ये 2 बार बजी। मैंने फोन देखा, रात का 1 बजा था। इस समय दरवाजे पर कोई नहीं आना चाहिए। मैंने तुरंत मीका को कॉल किया। वो किसी बार में था और मेरी बात सुनने के लिए शांत जगह पर गया। उसने मुझसे कहा कि मैं कमरे में रहूं और किसी के लिए दरवाजा न खोलूं। उसने पुलिस को बुलाने की बात नहीं की, इसलिए मैंने भी फिलहाल ऐसा नहीं किया। कॉल के बाद मैं खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ, मुझे बाहर से क्लिक करने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद खिड़की पर दस्तक हुई। एक आदमी की आवाज आई, अरे कोई घर पर है? मुझे यहाँ मदद चाहिए। मुझे बेहद खुशी थी कि खिड़की के पर्दे बंद थे। मैं उसे नहीं देख सकती थी और वो मुझे नहीं देख सकता था। फिर उसने फिर से खटखटाया और कहा, मुझे पता है तुम घर पर हो। बस मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैंने फुसफुसाते हुए फोन पर बताया कि कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। करीब 5 को 10 मिनट बाद डोरबेल फिर से बजी और जोर से दस्तक हुई। एक आदमी की आवाज आई, ये पुलिस है। मैंने कांच के पैनल से झांक कर देखा तो 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। मैंने दरवाजा खोला। लंबे अधिकारी ने बिना किसी अनुमति के अंदर कदम रख दिया और कहा कि वे मेरी कॉल पर आए हैं। मैंने उन्हें बताया कि एक आदमी डोरबेल बजा रहा था और खिड़की पर दस्तक दे रहा था, लेकिन वह अधिकारी बहुत असभ्य था। उसने मेरी बात काट दी और मुझ पर चिल्लाने लगा। उसने यहाँ तक कहा, अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं चाहिए तो हम जा सकते हैं। मैं दंग रह गई और माफी मांगने लगी, समझाने की कोशिश करते हुए कि मैं बस डरी हुई थी। उन्होंने टॉर्च लेकर घर के आसपास एक सरसरी नजर डाली, लेकिन वे बहुत सतर्क नहीं लगे। वापस आकर उन्होंने कहा कि बिना सबूत या कैमरे की फुटेज के वे कुछ नहीं कर सकते। वे चले गए और मैं असहज महसूस करते हुए वापस बिस्तर पर चली गई। शुक्र है बाकी रात शांत थी। शनिवार भी बिना किसी घटना के बीता। उस शाम मैं एक दोस्त की हैलोवीन पार्टी में गई। रात 1 बजे के बाद मैं घर लौटी। घर में घुसते ही एक ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। मैंने अपनी चीजें डाइनिंग टेबल पर रखी और देखा कि एक खिड़की खुली हुई थी। हैरान होकर मैंने उसे बंद किया और याद करने की कोशिश की कि यह कब और क्यों खुली थी। जब मैं बाथरूम से वापस आए तो देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं ठिठक गई। फिर मुझे बेसमेंट से एक हल्की क्लिक की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों के पास गई और काले अंधेरे में झांका। तभी क्लिकिंग की आवाज रुक गई और नीचे से एक आवाज आई, तुम आखिरकार घर आ गई। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, फोन उठाया और अपने पड़ोसी के घर भागी। मैंने उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने अंदर जाकर पुलिस को कॉल किया। दुर्भाग्य से वही 2 अधिकारी वापस आए। इस बार मेरे पड़ोसी भी उनके साथ बात करने आए। लंबा अधिकारी इस बार थोड़ा गंभीर था, शायद गवाह की वजह से। उन्होंने घर की पूरी तलाशी ली।
तलाशी के बाद हम साथ मिलकर ऐसे जगहों की ओर इशारा करने लगे जहां कोई छिप सकता था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं पाया। इस घटना के बाद मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने तुरंत सामान पैक किया और अपनी बहन के घर चली गई। मीका के वापस आने तक मैंने घर में अकेले रहने से मना कर दिया। इस घटना ने मेरे अंदर एक गहरी दहशत छोड़ दी। महीनों तक मैं घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज भी मैं सोने या घर से बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां चेक करती हूँ। सबसे डरावनी बात यह है कि हम आज तक यह नहीं जान पाए कि उस रात बेसमेंट में कौन था या वह अंदर कैसे आया। मैं एक 20 साल का लड़का हूँ। मैं उत्तर पश्चिम अलबामा के एक मध्यम आकार के अस्पताल में एक फार्मेसी तकनीशियन के रूप में काम करता हूँ। मेरी शिफ्ट शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक होती है। मैं ऑपरेशन थिएटर के लिए दवाओं की सप्लाई का भी जिम्मेदार हूँ। मैं 7 दिन लगातार काम करता हूँ और फिर 7 दिन की छुट्टी मिलती है। 7वें दिन काम करना बहुत कठिन होता है, लेकिन 7 दिनों की छुट्टी का अनुभव अद्भुत लगता है। मैंने गुरुवार से बुधवार तक काम किया और मंगलवार को अपने काम के 6ठे दिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गया ताकि अपनी पत्नी के साथ उसके चाची चाचा के घर जा सकूं। वो उनके छोटे बच्चों की देखभाल कर रही थी क्योंकि उसके चाचा चाची कहीं बाहर गए हुए थे। उस घर में पर्दे नहीं थे, जिससे वो वहाँ कुछ असहज महसूस कर रही थी। मैंने पहले उसके साथ नहीं जाने का फैसला किया क्योंकि यह मेरे काम के दिनों में से एक था और उसने कहा था कि अगर मैं सुबह 5 बजे वहां पहुंचूंगा और फिर सूरज निकलने पर सो जाऊंगा तो जाने का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन उसकी देखभाल के आखिरी रात वो बेहद चिंतित महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं वहां आ रहा हूं। वो जिद्दी है, लेकिन उसने मुझे धन्यवाद दिया और मेरी उपस्थिति से उसे बहुत आराम मिला। रात की शिफ्ट में पिछले 2 साल काम करने का मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है और मुझे लगता है कि मैंने हल्का अनिद्रा विकसित कर लिया है। जब मैं उसकी चाची के घर पहुंचा तो मैं सो नहीं सका। यह मेरे लिए असामान्य नहीं था, लेकिन मैंने कभी 28 घंटे से ज्यादा जागते हुए नहीं बिताया था। भले ही मैं सोना चाहता था, मैं नहीं सो सकता था क्योंकि अगले दिन हमारा कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। हमें उसके चचेरे भाई बहनों को स्कूल छोड़ना था, एक दोस्त की जेंडर रिवील पार्टी में जाना था, किराने का सामान खरीदना था क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से घर से बाहर थी और मुझे शाम 6 बजे काम पर पहुंचना था। मैं कार में लगभग 10 मिनट से भी कम समय के लिए सो गया। मुझे नींद आने की लहर महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने एक बड़ा रेड बुल और एक और एनर्जी ड्रिंक लिया ताकि मैं जग सकूं। काम के समय मेरी पत्नी ने मुझे ड्राइव करके काम पर छोड़ा और फिर उठाया क्योंकि मेरी कार के ब्रेक ठीक करने की जरूरत थी। इसके अलावा हम दोनों में से कोई भी मुझे उसकी कार चलाने पर भरोसा नहीं कर सकता था जब मैं 24 घंटे से अधिक समय से जाग रहा था। अब बुधवार की रात थी और मैं मंगलवार दोपहर 2 बजे से जाग रहा था। मेरी शिफ्ट सामान्य रूप से शुरू हुई। अगर मैं व्यस्त रहता तो मुझे थकान महसूस नहीं होती। मैंने अपने ईयरबड्स लगाए, गाने सुनने लगा और सर्जरी रूम में दवाओं का स्टॉक भरने लगा। कुछ देर रात की सर्जरी अभी खत्म हो रही थी और हाउसकीपिंग ऑपरेशन रूम की सफाई कर रहा था। अक्सर सर्जरी स्टाफ उस कमरे में आकर कुछ लेने आते हैं जहां मैं काम कर रहा होता हूं। मैं अपनी ही दुनिया में था जब मैंने पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। दरवाजे की चरमराहट और उसके बाद भारी लकड़ी के दरवाजे के बंद होने की आवाज स्पष्ट थी। मैंने पलटकर देखा कि कौन है, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद उन्होंने मुझे देखा और किसी अन्य कमरे में चले गए। जैसे ही मैं अगले कमरे में गया, वहां की बत्ती बंद थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि कोई व्यक्ति झुका हुआ है और शार्प्स बिन जहां इस्तेमाल की गई सुई और वायल फेंकी जाती है में कुछ खोज रहा है। मैंने लाइट ऑन की और पूछने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब मैं थोड़ा डरने लगा था। मुझे नहीं पता था कि 24 घंटे से अधिक जागने के बाद कब आप मतिभ्रम हेलुसिनेशन करने लगते हैं। मैंने खुद को समझाया कि मैं शायद चीजें देख रहा हूं और मुझे शांत रहने की जरूरत है। 2 बजे रात को मैंने हर फ्लोर पर नर्सिंग स्टेशनों तक दवाएं पहुंचाई। जब मैं 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो वहां के 54/55 सेक्शन में रेनोवेशन हो रहा था और वो खाली था। मैं ये देखने गया कि वहां काम कितना हुआ है। खाली मरीजों के कमरे देखकर मैं थोड़ी असहजता महसूस कर रहा था, लेकिन चलता रहा। जब मैं 5512 कमरे के पास से गुजरा तो मैंने अस्पताल के बिस्तर की आवाज सुनी। कमरे में झांकते ही मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से कांप रहा था, जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। उसकी आंखों, नाक और मुंह से खून बह रहा था और वो गार्गल जैसी अजीब आवाज निकाल रहा था। मॉनिटर से बीप की तेज आवाज आ रही थी
जैसे कोई मरीज कोड कर रहा हो। मेरा दिल डूब गया। मैंने तुरंत मदद के लिए कमरे में कदम रखा, लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बिस्तर साफ सुथरा था, मॉनिटर बंद था और ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई कई दिनों से नहीं था। मैं यकीनन डर गया था और सोच रहा था कि यह सब मेरे सोने की कमी के कारण हो रहा है। नीचे लौटने के लिए जब मैंने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो वही बूढ़ा आदमी जिसने मुझे 5512 में दिखा था, अब एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी और बैज में लिफ्ट में दाखिल हुआ। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराया और लिफ्ट ऊपर की तरफ चली गई। लिफ्ट वापस नीचे आई, लेकिन इस बार खाली थी। जब मैं अपनी पत्नी की कार में बैठने गया और पीछे मुड़कर 5वीं मंजिल की खिड़की की ओर देखा तो मैंने उसी आदमी को मुझे घूरते हुए देखा। ये सब लगभग 2 हफ्ते पहले हुआ था और मैंने फिर से उस आदमी को नहीं देखा। लेकिन मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने उस आदमी की कल्पना क्यों की जिसे मैं जानता तक नहीं। यदि आप इस तरह की और कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ रहना।